नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। देखिए, प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत प्याजे क्या क्या कहते हैं वो बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप लोग इस बार जब पढ़ेंगे तो आपका ये संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसके अंतर्गत प्याजे ने कुछ अवस्थाएं बताई है जिसके अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक रूप से विकास करता है। पहली है जैविक परिपक्वता। प्याजे कहते हैं कि अगर बालक विकास कर रहा है तो विकास किसी भी स्तर पर अगर संज्ञानात्मक विकास बालक का होगा कब होगा, अगर उसमें जैविक परिपक्वता होगी। अगर बालक में जैविक परिपक्वता होगी तब ही बालक क्या कर पाएगा, संज्ञानात्मक विकास कर पाएगा। अब जैविक परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मांसपेशियाँ, अस्थियाँ और इंद्रियाँ। ठीक है, तो व्यक्ति की मांसपेशियाँ या बच्चे की मांसपेशियाँ जैसे जैसे मजबूत होगी उसकी जो अस्थियाँ है वो मजबूत होगी और जो इंद्रियाँ है वो मजबूत होगी। ठीक है, या फिर कार्य करने लगेगी, कार्य करने में सक्षम होगी। तो ये जो तीन कंडीशन है कि मांसपेशियाँ, अस्थियाँ और इंद्रियाँ, अगर बालक में ये परिपक्वताएं आने लगेगी तो बालक क्या करने लगा, विकास करने लगेगा। अगर इन तीनों में से अगर विकास से इन तीनों की अनुपस्थिति रहेगी या बालक की अवस्थाएं इस स्तर की नहीं होगी तो बालक का जो व्यवहार है इस अवस्था में नहीं पहुंचेगा। बालक संज्ञानात्मक रूप से व्यवहार नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा, जब उसकी मांसपेशियां, अस्थियां और इंद्रियां कम परिपक्व होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बालक में संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। तो बालक के लिए परिपक्वता, जैविक परिपक्वता प्याजे के अनुसार एक महत्वपूर्ण कंडीशन है। जब बालक पर जैविक रूप से परिपक्व हो जाएगा तब ही बालक संज्ञानात्मक रूप से व्यवहार कर पाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बालक संज्ञानात्मक रूप से व्यवहार कब कर पाएगा, जब उसकी मांसपेशियां, अस्थियां और इंद्रियां व्यवस्थित रूप से काम करने लगेगी या परिपक्व हो जाएगी। ठीक है, तो बालक के लिए दूसरी जो कंडीशन है वो बालक के लिए प्याजे कहते हैं कि भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। अगर इसके बारे में हम बात करें तो भौतिक वातावरण के साथ बालक अनुभव कैसे प्राप्त करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बालक जब सीखता है तो बालक किस प्रकार से सीखना शुरू करता है। तो बालक सीखना शुरू करता है प्रयत्न और भूल से। बालक प्रयत्न करता है, भूल करता है। ठीक है, प्रयत्न करेगा तो भूल भी होगी, गलतियाँ भी होगी। तो प्रयत्न भूल पहली कंडीशन। अब प्रयत्न और भूल से बालक जिस प्रकार से प्रयत्न भूल करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य निकलेंगे जिससे बालक उसको पुनर्वलन प्राप्त होगा। ठीक है, जब बालक को पुनर्वलन प्राप्त होगा तो बालक क्या करेगा, उसका और अभ्यास करने लगेगा। ठीक है, तो प्रयत्न भूल हुई, प्रयत्न भूल से क्या हुआ, पुनर्वलन मिला। ठीक है, क्योंकि उसने प्रयत्न भूल किया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ गलतियाँ हुई और कुछ उसको परिणाम निकले तो उससे पुनर्वलन मिला। जैसे जैसे पुनर्वलन मिल गया तो उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया और अभ्यास करने से क्या हुआ कि बालक की जो अंतः क्रिया होने लगी उस अभ्यास के माध्यम से। तो बालक ने क्या किया, सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तीन का चार कंडीशन है इससे बालक सीखता है। प्रयत्न भूल से बालक सीखता है, पुनर्वलन मिलेगा तो पुनर्वलन से बालक कुछ सीखेगा, फिर बालक उसका अभ्यास करेगा तो अभ्यास से सीखेगा और जब इसकी अंतःक्रिया चलेगी तो भी बालक धीरे धीरे सीखेगा। ठीक है, अब हम इसके आगे अगर बात करें तो इन सारी कंडीशन से बालक क्या करेगा, संशोधन और परिष्कार करता है। जैसे जैसे बालक इन क्रियाओं को करता है तो सीखने का मतलब क्या है, सीखने की अगर हम बात करें तो संशोधन और परिष्कार ही सीखना है। ठीक है, तो अगर प्रयत्न भूल होगा, पुनर्वलन मिलेगा, अभ्यास करेगा और अंतःक्रिया होगी तो बालक क्या करेगा, संशोधन और परिष्कार करेगा। ठीक है, संशोधन यानी अपनी जो स्थिति है पूर्व स्थिति में संशोधन करेगा या फिर परिष्कार यानी सुधार करेगा। ठीक है, तो ये दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन हो जाती है। अब बालक परिष्कार और संशोधन किस प्रकार से करेगा, जिस देखना यहाँ पे है कांच का गिलास। मान लो कांच का गिलास है, उसको बालक ने फेंका, ये टूट गया। ठीक है, तो अब बालक ने कांच का गिलास फेंकने से उसको कुछ क्या मिला है, अनुभव मिला है कि बालक ने जैसे ही कांच का गिलास फेंका है वो टूट गया। तो उससे बालक को क्या नया अनुभव मिला कि गिलास अगर पटकोगे तो गिलास पटकने पर क्या हो जाएगा, वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये बालक ने क्या किया, अपने जो जो उसके अंदर जो उसके अंदर मतलब विचार थे या तथ्य थे, जो उसके अंदर संप्रत्यों का निर्माण उसने बालक ने कर रखा था उसमें बालक ने संशोधन कर लिया। या फिर संशोधन नहीं तो बालक को अगर थोड़ा बहुत पता था तो उसमें उसने क्या कर लिया, परिष्कार कर लिया। ठीक है, तो अब बालक को ये समझ में आ गया कि अगर कांच के गिलास को हम फेंकते हैं तो बालक जो गिलास है वो टूट जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से प्रयत्न भूल, पुनर्वलन, अभ्यास और अंतःक्रिया से क्या होगा, संशोधन और परिष्कार बालक करता है।
तो ये है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। अब हम आगे की बात करें तो आगे है नेक्स्ट है आपका सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। अब अगर सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव की हम बात करें तो देखना है यहाँ पे सामाजिक वातावरण के साथ जो अनुभव होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव होगा सामाजिक वातावरण, सहयोग, स्पर्धा, पारस्परिक आदर, लोकाचार और रूढ़ी है। ठीक है, ये जो सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं इसके द्वारा बालक क्या करता है, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, तो बालक के आसपास जैसे सामाजिक वातावरण है उससे बालक क्या करेगा, अनुभव प्राप्त करेगा। कोई व्यक्ति का सहयोग हो रहा है, ये सहयोग बालक का कोई कर रहा है तो उससे बालक सहयोग के माध्यम से भी वातावरण से अनुभव प्राप्त करेगा, सामाजिक वातावरण से। अगर स्पर्धा बालक को महसूस हो रही है कि बालक के साथ स्पर्धा हो रही है या आसपास किसी प्रकार की स्पर्धा को बालक देख रहा है तो वातावरण के साथ बालक अनुभव कर रहा है। पारस्परिक आदर, एक दूसरे का आदर से भी बालक जो बालक है वो अनुभव करता है। कोई लोकाचार, शिष्टाचार हो रहा है तो उससे वातावरण से अनुभव हो रहा है। और रूढ़ियाँ, किसी कई प्रकार की रूढ़िवादी सोच या रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त रहती हैं जो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं, तो उनसे भी बालक अलग अलग प्रकार से सामाजिक वातावरण से अनुभव प्राप्त करता है। अब सामाजिक वातावरण से जो अनुभव है इन सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बालक प्राप्त करता है। अब पियाजे जो है, पियाजे कहते हैं कि भाषा का जो सामाजिकरण है, भाषा सामाजिकरण का सार है। ठीक है, तो भाषा सामाजिकरण का क्या होता है, सार होता है। भाषा को पियाजे ने एक सामाजिकरण का एक सार माना है। ठीक है, क्योंकि भाषा अगर है तो बालक में सामाजिकरण होगा, परिवार में सामाजिकरण होगा, या फिर समाज में भी सामाजिकरण कब होगा, जब भाषा है। ठीक है, तो भाषा के बिना सामाजिकरण संभव नहीं है। तो पियाजे ये भी कहते हैं कि भाषा सामाजिकरण का सार है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो अगला है आपका संतुलन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें पियाजे कहते हैं कि विकास का आधारभूत कारक क्या है, ये है संतुलन विकास का क्या है, आधारभूत कारक है। संतुलन विकास का आधारभूत कारक है। ठीक है, अब संतुलन की अगर बात करें तो संतुलन कैसा संतुलन, तो हम जानते हैं कि जो आपने अभी पढ़ा है, क्या कि जैविक परिपक्वता बालक के जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो बालक परिपक्व होगा वो परिपक्वता। दूसरा भौतिक अनुभव, बालक ने जो भौतिक अनुभव प्राप्त किए वो। इसके बाद सामाजिक अनुभव। ठीक है, तो इन सब में जब बालक समन्वय करने लगता है, ठीक है, इन सब में बालक को अलग अलग किसी न किसी प्रकार से बालक को समन्वय करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ वो संतुलन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब संतुलन करेगा, कुछ व्यवस्थाएं करेगा, तो ये या फिर सभी प्रकार की सोच, विचारधारा, अनुभव और परिपक्वता के मध्य जब बालक संतुलन स्थापित करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समन्वय कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से विकास का आधारभूत कारक क्या है, संतुलन है। ठीक है, क्योंकि बालक जब तक संतुलन नहीं बैठाएगा किसी भी चीज़ के साथ तब तक बालक विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब बालक संतुलन स्थापित करना सीख जाएगा तब ही बालक का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो संतुलन क्या है, विकास का आधारभूत कारक है। सारी चीज़ों से बालक को अनुभव मिला है, परिपक्वता हो गई, इसके बाद बालक में अनुभव मिल गए, सामाजिक रूप से बालक ने अनुभव ले लिया, भौतिक रूप से अनुभव ले लिया। पर अगर इन अनुभव के साथ बालक संतुलन नहीं बैठाएगा, स्वयं को समन्वित नहीं करेगा, तब तक बालक में विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो बालक का विकास का जो आधारभूत सिद्धांत है वो संतुलन है। ठीक है, तो आधारभूत कारक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब संतुलन के बाद बहुत और महत्वपूर्ण आखिरी जो पॉइंट है वो है आपका अनुकूलन। अनुकूलन की अगर हम बात करें तो अनुकूलन की के अंतर्गत आते हैं आपके आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि आपको किसी न किसी या हर एग्जाम में लगभग इससे पूछे जाते हैं, तो इनको समझना बहुत आसान है। एक बार में पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मसातकरण और व्यवस्थापन में अंतर क्या है। ये अधिकतर घुमाने वाले इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से समझें, तो देखना, आत्मसातकरण, आत्मसातकरण का मतलब ये होता है आत्मसात करना, मतलब बाह्य जगत की किसी व्याख्या को पूर्व अनुभव ज्ञान के आधार पर अगर बालक आत्मसात कर रहा है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, बाह्य जगत की व्याख्या को पूर्व अनुभव ज्ञान के आधार पर ग्रहण करना, आत्मसात करना। ठीक है, आत्मसात करना मतलब जैसा है वैसा वैसा उसको स्वीकार कर लेना, कोई संशोधन नहीं किया है। ठीक है, जैसे पहली बार बालक ने ऊँट को देखा, ऊँट को देखकर बालक कह रहा है कि ये घोड़ा। ठीक है, ऊँट को देखा और बालक बोल रहा है कि ये घोड़ा है, मतलब बालक ने केवल ऊँट को देखा और जो उसने उसके पूर्व अनुभव थे,
जो उसने उसके पूर्व ज्ञान था उसके आधार पर उसने बालक ने कोई संशोधन न करते हुए उसको ऊँट को घोड़ा बोल दिया। ऊँट देखा और उसको क्या बोल रहा है बालक? घोड़ा, क्योंकि घोड़े का संप्रत्य बालक के अंदर पहले से था। ठीक है, तो बालक ने पहले घोड़ा देखा था, ये किसी से पूछा होगा कि ये कौन है घोड़ा है, या फिर किसी ने उसको परिवारजनों ने सदस्यों ने किसी ने भी उसको बताया होगा कि इस प्रकार का जानवर घोड़ा होता है। ठीक है, तो अब बालक ने ऊँट को देखा तो ऊँट को भी बालक ने क्या बताया? घोड़ा बताया। मतलब बालक ने आत्मसात कर लिया, किसको? घोड़े को आत्मसात कर लिया था। और उसने जब ऊँट को भी देखा तो ऊँट को भी घोड़ा ही बताया। ठीक है, तो पूर्व अनुभव व ज्ञान के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति किसी भी वस्तु को या फिर व्यक्ति को या किसी भी जानवर को, पशु को देखकर अगर हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसको बेशक वैसे ग्रहण कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसात कहते हैं। अब आत्मसात के बाद आता है व्यवस्थापन, इसी का दूसरा चरण है। ठीक है, तो आत्मसात, वस्तु को देखा और देखकर अपने मन में जो अनुभव है उसके आधार पर जो हमने व्याख्या करी है तो उसे तो आत्मसात कहेंगे। आत्मसातकरण के बाद आता है व्यवस्थापन। अब व्यवस्थापन के बारे में क्या कहेंगे हम? कि पूर्व अनुभव में संशोधन। ठीक है, तो आत्मसात का अगला स्टेज ही व्यवस्थापन है। ठीक है, क्योंकि बालक विकासशील है तो बालक ने आत्मसात किसी चीज़ को किया और उसके बाद उसमें व्यवस्थापन भी बालक करेगा। ठीक है, तो व्यवस्थापन कैसा? कि पूर्व अनुभव में संशोधन। जैसे ही बालक पूर्व अनुभव में थोड़ा सा संशोधन कर लेता है या उसकी सही जो वास्तविकता है उसमें अगर पहुंच जाता है तो बालक में क्या हो जाता है? व्यवस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो व्यवस्थापन कैसे होगा? जैसे ऊँट के बारे में माता पिता से पूछकर ज्ञान का उसने भंडारण कर लिया। ठीक है, तो अब वातावरण में बालक ने घोड़ा देखा, घोड़े को ने ऊँट देखा, ऊँट को घोड़े के रूप में उसने ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो अब ग्रहण करने से उसने आत्मसात कर लिया। पर अब आत्मसात करने के बाद बालक उसको, अगर मान लो उस कंडीशन में बालक ने ऊँट देखा और बोल दिया घोड़ा। अगर बालक से ये नहीं कहा गया कि ये ऊँट नहीं, ऊँट है, इसकी थोड़ी अलग विशेषता है, तो बालक नहीं सीखेगा। तो बालक ने उस समय जो आत्मसात कर लिया तो वो तो घोड़ा समझ रहा है, किसको? ऊँट को। ठीक है, परंतु जब हो सकता है उस कंडीशन में घोड़ा बालक समझे, कब तक? जब तक उसके जो विचार हैं उसको न संशोधित किया जाए। ठीक है, तो जैसे ही व्यवस्थापन में कोई भी उसके माता पिता से या बालक पूछता है कि ये क्या है? घोड़ा ही है। तो बालक को अगर माता पिता बताते हैं कि ये घोड़ा नहीं ऊँट है, तब वो उसमें व्यवस्थापन करेगा। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि पियाजे ने जितने भी संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। और इससे बाहर बहुत ही अधिकतर आपको ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं और इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार और देख लें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से देखें, दोबारा समझ नहीं आया तो एक बार और देखें। तो इसको अगर आपने 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लिया तो मुझे लगता है कि आपका पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और ये आपको 1 से 2 नंबर आराम से हर प्रकार के पेपर में, सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, किसी प्रकार के पेपर में आप अप्लाई कर रहे हो तो हर प्रकार के पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी